जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। पेन पेपर लेके बैठिएगा और आज से हम पेपर एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो और ऑलरेडी अपलोड कर रखा है जिसमें हमने बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए एनालिसिस किया था। अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो डायरेक्टली फ्रॉम द पेपर होंगे। आपको ये समझ में आएगा कि आखिर आपको क्या पढ़ना और कितना पढ़ना है। हम साइंस से स्टार्ट कर रहे हैं और साइंस से स्टार्ट करने का आप मोटिव जानते हो, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे 25 क्वेश्चंस तक आपको डायरेक्टली साइंस से होंगे। और इक्वली अगर आप बिहार दरोगा दे रहे हो, ठीक है, अगर आप मेंस दे रहे हो या प्री देने वाले हो, ये सीरीज जो होगा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक एक चीज को आप लिखते हुए चलिएगा। उसके बाद जो अभी बिहार पुलिस देने वाले, मैं फिर से आपको बता देता हूं, ये जो आपके लिए बैच स्टार्ट किया गया, अब ये नहीं सोचना है कि सर मुझे 300 रुपया पे करना पड़ेगा। आपको ये सोचना है कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है, ठीक है। अगर आपने ये सोच के ज्वाइन किया कि सर मुझे तो बस एक कोर्स लेना है, कोर्स कहीं भी लेना है, एक जगह लेके आपको श्योर सिलेक्शन। और ये जो है आपका 1 मंथ का वीडियो कोर्स है, ठीक है, जो 1 मंथ आपका चलने वाला है। सब चीज हम यहाँ डालने वाले हैं, जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिलेक्शन आपका श्योर है। नीचे लिंक होगा, आप जुड़ जाइएगा। और वैसे ही आपका दरोगा का भी बैच चल रहा है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि हार्मोन जो रुधिर में, रुधिर मतलब होता है ब्लड, ठीक है, तो हार्मोन जो रुधिर में, ठीक है, शर्करा स्तर को नियंत्रित करती है, उनको कौन श्रवण करता है। दैट मीन्स आपको यह पूछा जा रहा है कि कौन सा, ठीक है, जो आपका यहां देखिए थायराइड दिया, अग्नाशय दिया है, मतलब कौन सा, बेसिकली आप ये समझो कौन सा बॉडी का पार्ट है, ठीक है, जो एक ऐसा हार्मोन रिलीज करता है जो हमारे बॉडी में क्या करता है, ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप सबको पता होगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये है आपका क्या, अग्नाशय। आपको पता है जो पेनक्रियास है, पेनक्रियास का क्या होता है, पेनक्रियास का जो आइलेट्स, आपने एक वर्ड सुना होगा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, अब क्वेश्चंस पे ध्यान देना, जितने क्वेश्चंस बने हैं आपको यहां से पहले से सबसे पहले क्या समझ में आया कि आपको इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पढ़ के जाना है, मतलब अंतस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियां आपको पढ़ के जाना है। एक में आप पढ़ोगे पाचन रस के बारे में, दैट मीन डाइजेस्टिव जूस के बारे में, दूसरों में पढ़ोगे आप क्या, हार्मोन के बारे में। तो एंडोक्राइन में पढ़ोगे आप हार्मोन के बारे में, अंतस्रावी ग्रंथियों में, और बाह्यस्रावी ग्रंथि में पढ़ोगे आप एंजाइम के बारे में। दोनों का वीडियो ऐप पे अपलोड हो जाएगा। बाप जो बैच आपके लिए स्टार्ट किया गया उसमें अपलोड हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, पेनक्रियास सबसे पहले याद रखिएगा, ठीक है। यहां क्या है, जो ग्लूकोज को जो नियंत्रित करता है, ठीक है, जो हार्मोन रिलीज किया जाता है वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, आपका अग्नाशय, दैट मींस पेनक्रियास। अब सबसे पहले याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि पेनक्रियास सबसे बड़ा ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, तो आप क्या बोलोगे, पहला क्वेश्चन तो आप बोलोगे लीवर है। बट हमारे बॉडी का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि क्या कौन है, तो आप बोलोगे पेनक्रियास, दैट मींस अग्नाशय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछेगा, जो पेनक्रियास से आपको पूछा जाएगा किस टाइप का ग्लैंड है, क्या ये अंतस्रावी है, बाह्यस्रावी है, किस टाइप का ग्लैंड हो, तो याद रखिएगा ये मिक्स्ड ग्लैंड है। दैट मींस ये अंतस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है, दैट मींस इंडोक्राइन भी है और ये एक्सोक्राइन भी है। तो आपको हमेशा याद रखना है जो पेनक्रियास जो क्या है, आपका मिक्स्ड ग्लैंड है, ये इंडोक्राइन ग्लैंड भी है और आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। मतलब ये हार्मोन भी रिलीज करेगा, क्योंकि आपको पता है कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ये आपका क्या क्या हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन करता है, ग्लूकागोन करता है, सोमाटोसिन करता है। ध्यान से मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में सिर्फ बोलूंगा, ठीक है। चलिए, तो क्योंकि अगर मैं समझाने लग गया तो खत्म, क्योंकि बहुत मेहनत किया है हमने इस पे, ठीक है, एक एक क्वेश्चंस पे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। सबसे पहले याद रखना पेनक्रियास, पेनक्रियास क्वेश्चन पूछा जाएगा किस सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, ठीक है, जो सब ग्लैंड मतलब ग्रंथि, तो आपको याद रखना है पेनक्रियास, ठीक है। ये किस टाइप का ग्लैंड है, दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो ये मिक्स्ड ग्लैंड है। क्यों, क्योंकि ये अंतस्रावी ग्रंथि के जैसे भी काम करता है, बाह्यस्रावी ग्रंथि के जैसे भी काम करता है, दैट मींस ये इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी। फिर 2 क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट ये ऐसे भी घुमाया हुआ क्वेश्चन था, आखिर इसको आपको मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये हार्मोन भी रिलीज करता है और पाचन रस, दैट मींस एंजाइम भी रिलीज करता है, ठीक है। हार्मोन कौन सा रिलीज करता है आपको पता होगा, तो ग्लूकागोन करता है, इंसुलिन करता है और आपका सोमाटोसिन करता है, ठीक है, याद रहेगा। अब यहां ध्यान से पूछिए, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है किसका भाग होता है, तो आप बोलोगे पेनक्रियास, ठीक है। अब ये पूछा जाएगा जो आपका जो इंसुलिन जो होता है आखिर कहां से रिलीज होता है, तो याद रखिएगा बीटा सेल से होता है। तो अल्फा सेल, बीटा सेल और ये गामा सेल, ये किसके अंदर होता है, तो आपको याद रखना आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर होता है, अल्फा, बीटा एंड गामा। अब क्वेश्चन यहां ये पूछा जाता है कि जो आपका इंसुलिन है कौन सा सेल रिलीज करता है, तो बीटा सेल। किसका बीटा सेल, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, याद रखिएगा। दूसरा
आपको अल्फा कौन सा रिलीज करता है, तो ग्लूकागोन। ग्लूकागोन अल्फा सेल किसका सेल है, तो ये भी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का है। और एक होता है गामा सेल। गामा सेल ये भी कहाँ है, तो ये भी आपका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का पार्ट है। सेल मतलब आपको पता होगा, सेल मतलब होता है आपका कोशिका। और सोमाटोसिन याद रखिएगा। तो अगर आपको कुछ भी पूछे कि अल्फा सेल क्या रिलीज करता है, तो ग्लूकागोन करता है, बीटा सेल क्या करता है, तो इंसुलिन करता है, और गामा सेल क्या करता है, तो सोमाटोसिन करता है। ठीक है, याद रहेगा। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, अब इसका काम आपको याद रखना है। ये भी पूछा गया था कि इंसुलिन का काम क्या होता है, तो इंसुलिन का जो काम होता है ये करता है, आपके बॉडी में अगर ज्यादा ग्लूकोज हो गया तो उसको क्या करेगा, आपको नियंत्रित करेगा। नियंत्रित कैसे करेगा, तो हमेशा याद रखिएगा इंसुलिन का काम क्या होता है, आपका जो ग्लूकोज जो बढ़ जाता है बॉडी में उसको ग्लाइकोजिन में चेंज कर देता है। क्या करता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजिन में चेंज कर देता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो ग्लूकोज क्या करता है, ग्लाइकोजिन में चेंज कर देता है। और जो ग्लूकागोन है ये क्या करता है, मान लीजिए हमारे बॉडी में क्या हुआ कि ग्लूकोज का कमी हो गया, तो जब ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजिन में चेंज होता है, ये स्टोर होता है। कहाँ होता है, ये भी याद रखना, लीवर में होता है या हमारे मसल में होता है। तो अगर बॉडी में हमारे ग्लूकोज का कमी हो गया तब क्या होगा, जो ये ग्लूकागोन है, ग्लूकागोन फिर से क्या करेगा, आपको ग्लाइकोजिन को फिर से ग्लूकोज में चेंज कर देगा। तो हमेशा याद रखना, जो इंसुलिन जो है क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में चेंज करता है, और ग्लूकागोन जो है आपका ग्लाइकोजिन को आपको ग्लूकोज में चेंज करता है। बॉडी को जो जरूरत होगा उस हिसाब से करेगा। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि इंसुलिन का डिस्कवर किसने किया था, ठीक है, ये हार्मोन का, तो याद रखिएगा बेंटिंग एंड बेस्ट ने किया था। हमने यहाँ बेंटिंग लिखा है, एग्जाम में बेंटिंग लिखा हुआ आया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो इतना क्वेश्चन एटलीस्ट आपको यहां से याद रखना। मैंने पूरा का पूरा पेनक्रियाज आपको करवा दिया। अब यहाँ है आपका पीयूष ग्रंथि। 2-3 क्वेश्चन यहां से जल्दी नोट करो। पीयूष ग्रंथि याद रखिएगा, इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। दूसरा आपको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज करता है, तो आपको याद रखना है ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज करता है वो कौन करता है, वो कौन करता है ग्रोथ हार्मोन, तो पिट्यूटरी ग्लैंड करता है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा, ये भी पूछा गया था, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कहाँ होता है, तो हमारे मस्तिष्क में होता है, ब्रेन में होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन थायराइड से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ थायराइड भी दिया हुआ है कि अगर थायराइड को सही से काम करना है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, तो उसके लिए हमें आयोडीन चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आयोडीन नहीं मिलेगा तो कौन सा बीमारी हो जाएगा, हमारा गोइटर हो जाएगा। ये चीज याद रखिए। अब लास्ट में किडनी दिया है, किडनी से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया आप जल्दी से देख लीजिए। सबसे पहले हमारे बॉडी में जो आपका यूरिन होता है, जो पेशाब होता है, वो कौन बनाता है, तो किडनी, पहला क्वेश्चन। और याद रखना, ये भी पूछा गया था, जो पेशाब है उसका पीएच कितना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है 6 है। कितना है, 6 है। डेट मीन्स थोड़ा क्या है, ये एसिडिक है। ठीक है, उसके बाद याद रखना नेफ्रॉन, आपको पूछा जाएगा कि कार्यात्मक, डेट मीन्स फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, किडनी मतलब गुर्दा वेद। ठीक है, किडनी क्या है, तो आपको याद रखना नेफ्रॉन। एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है किडनी। और एक पूछा गया था लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली किससे रिलेटेड है, तो किडनी, डेट मीन्स विर्क। और उत्सर्जन तंत्र, हमारे बॉडी में जो मेन उत्सर्जन तंत्र का पार्ट है वो कौन सा है, तो वो भी है आपका किडनी। ठीक है, इतना चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि खोजी गई प्रथम, ठीक है, एंटीबायोटिक जो था वो कौन सा था। ठीक है, तो पहला हम इस करवा चुके हैं पहले में, जो पहला एंटीबायोटिक था वो कौन था, आपका पेनिसिलिन था। कौन था, पेनिसिलिन था। अब याद रखिए क्या क्या क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा पेनिसिलिन क्या से बनता है, तो ये कवक से बनता है, डेट मीन्स आपका फंगस से बनता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि फंगस से तो बनता है, किस टाइप के फंगस से बनता है, नाम क्या है, तो नोटेटम फंगस से बनता है, याद रखिएगा। अब ये पूछा जा, अब यहां से आपने क्या समझा कि आपको इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पढ़ के जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, अंशरावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि ऐप पे हम डालेंगे, आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका फंगस। अब याद रखिएगा फंगस को स्टार्टिंग को हम लोग क्या कहते हैं, तो माइकोलॉजी कहते हैं, याद रहेगा। अब फंगस से कुछ बीमारी होता है, उससे भी क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि आपका दांत खाज खुजली होता है, किससे होता है, फंगस से होता है। एक क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, एथलीट फुट, ठीक है, ये किस चीज से होता है, तो ये भी आपका फंगस, डेट मींस कवक से होता है। इसको अभी चेंज करके एग्जामिनर क्या कर रहा है, ये वर्ड यूज कर रहा है, टीनिया पेटिस। टीनिया पेटिस जो बीमारी है तो किससे होता है, तो वो भी फंगस से। तो एथलीट फुट, रिंगवर्म मतलब दांत खाज खुजली, और आपका टीनिया पेडिस हो, एथलीट फुट हो, इवन ये सब चीज आपको याद रखना है कि फंगस से होता है। अब याद रखिएगा पेनिसिलिन का डिस्कवर किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है,
अब एक चीज और याद रखिएगा, जो एल्गी है, एल्गी मतलब शैवाल और फंगस मतलब कवक, इन दोनों को अगर आप मिला देते हो तो क्या बन जाता है? लाइकेन। बीपीएससी का क्वेश्चन है, अभी इस बार ही पूछा गया था, एल्गी और फंगी को मिलने से क्या बनता है? लाइकेन बनता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि लाइकेन जो है, ठीक है, किसका सूचक होता है? तो ये एयर पोल्यूशन का। अगर एयर पोल्यूशन ज्यादा होगा तो लाइकेन मर जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और एयर पोल्यूशन में क्या होता है, किसके कारण लाइकेन मर जाता है? तो SO2। याद रखना, ये सब क्वेश्चंस पूछे गए। अब एक चीज और याद रखना, जब भी हम लोग शैवाल और कवक को मिलाते हैं और दोनों में इंट्रैक्शन होगा, मतलब दोनों में जब मेल होगा, ठीक है, तो क्या बनता है? लाइकेन बनता है। और इस चीज को, ठीक है, दोनों का जो इंट्रैक्शन है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म किसके बीच में होता है? तो एल्गी और फंगी के बीच में क्या होता है? म्यूचुअलिज्म होता है। ये चीज भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं क्या होता है? काली हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली जो होता है उस पर क्या का परत जम जाता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है। देखिए, आपको सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करना है, आपको ये भी समझना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, तो उस पर क्या होता है? तो उस पर होता है आपका सिल्वर सल्फाइड का, जो आपका चांदी होता है ना, उस पर काला पड़ जाता है, तो सिल्वर सल्फाइड का क्या हो जाता है? उस पर आपका लेयर जम जाता है, ठीक है। अब ध्यान देना, अब सिल्वर से क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे आप ध्यान दो। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि जो वोट होता है, वोट जो हम लोग डालते हैं ना, वोट तो हमारे नेल में लगाया जाता है कुछ, तो वो क्या होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट होता है। याद रखना, वोट के इंक में क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में मैं ऑप्शन यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको करवा दे रहा हूँ, कोई नहीं करवाने वाला है ये चीज, मैं आप फिर से मैं ये चीज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं। फोटोग्राफी फील्ड में क्या होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। देखो, वोट के इंक में क्या होता है? तो आपका सिल्वर नाइट्रेट। फोटोग्राफी, जो फोटोग्राफी करते हैं ना, तो उस फील्ड में क्या चीज का यूज होता है? तो आपका सिल्वर ब्रोमाइड का। और कृत्रिम वर्षा कराने में, कृत्रिम वर्षा मतलब आर्टिफिशियल रेन कराने में क्या होता है? तो आपका सिल्वर आयोडाइड यूज होता है, ठीक है। और याद रखिएगा, सिल्वर का याद रखिएगा, दो और याद रखिएगा जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, अर्जेंटाइट और स्टेफेनाइट। मैंने क्या बोला? अर्जेंटाइट एंड स्टेफेनाइट। और याद रखिएगा एक चीज और, जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, सबसे अच्छा धातु अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए है तो वो कौन सा है? कॉपर नहीं है। याद रखना, कॉपर का वायर तो हम बनाते हैं, पर सबसे अच्छा जो होता है वो होता है आपका कौन? वो सिल्वर होता है। बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं लोग, कॉपर मारते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि इसको हम लोग यूज नहीं करते। ये भी पूछा गया क्यों यूज नहीं करते? जब बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो इसमें सैगिंग होता है और ये बहुत कॉस्टली है। अब सैगिंग मतलब क्या है? मतलब जैसे ही ये गर्म होगा तो ये झूल जाता है, इस तरीके से झूल जाता है। इवन कॉपर भी झूल जाता है, पर ये जो है थोड़ा ज्यादा झूलता है, जिसको हम लोग सैगिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब याद रखना, साइंस के वर्ड इंग्लिश में याद करना शुरू करो, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ है रेखीय संवेग के बदलने की दर को कहते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। मैंने सब करवाया, मैं ऐप पे डाल दूंगा किस किस टाइप से फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, यहाँ पूछा है कि रेखीय संवेग के बदलने के दर को क्या कहते हैं। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए, रेखीय संवेग, ठीक है, रेखीय संवेग, संवेग मतलब क्या होता है आपका? संवेग मतलब क्या होता है? आपका मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का बात अगर कर रहे हैं यहाँ, रेखीय संवेग मतलब लीनियर मोमेंटम, ठीक है। कि दर, दर मतलब होता है इंग्लिश में रेट। तो ये है आपका लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला, और अगर मैं इसमें टी लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा? इसका दर हो जाएगा, रेट। रेट मतलब हमेशा याद रखना, ये इंग्लिश का फंडा है। दर मतलब होता है रेट, रेट मतलब होता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसको दर कहते हैं, ठीक है। अब यहां देखो, ये है आपका मास, दैट मीन्स द्रव्यमान, ठीक है, ठीक है। आप यहां भी देख सकते हो, ये है आपका मास, ठीक है। मैं यहां आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। ये मोमेंटम का मैंने फॉर्मूला लिखा, ये है आपका मास, और तो ये मास द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होगा। और वेलोसिटी बाय टाइम कितना हो जाता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेग का दर को हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो m तो m ही रहेगा, ठीक है। और v बाई टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका? f इंटू m इंटू a आ जाएगा, क्योंकि m इंटू a क्या होता है? आपका फोर्स होता है। ये थोड़ा एकदम बेसिक सा कंसेप्ट है कि मुझे मास इंटू वेलोसिटी से मुझे लीनियर मोमेंटम मिलता है, और मुझे बोला है कि रेट, रेट मतलब नीचे टाइम आ जाएगा, और मास तो कांस्टेंट होता है, द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये तो m ही रहेगा, और v बाई टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a लिख सकते हैं, तुरंत लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो आपका वेग का जो दर होता है उसको हम लोग एक्सेलरेशन, त्वरण बोलते हैं। तो ये इस तरीके से आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है, समझ में आया। अब यहां ध्यान से समझना क्या क्या, अब जब ये इस तरीके से बन गया तो ये क्या हो जाएगा?
ये क्या हो जाएगा, ये आपका F इंटू ए आ जाएगा, मतलब मास F इंटू ए, मतलब ये क्या है, ये जो हो जाएगा आपका बल का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको पता है फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, M इंटू ए लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका फोर्स बन जाएगा, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ से आपको दिमाग में रखना है, मैं इस तरीके से करवा रहा हूँ ताकि एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन इसके अराउंड घूमे तो आप इजिली कर लो। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ आ गया एम ए मतलब क्या होता है, ये है फोर्स F इंटू एम ए। आपको पता होगा, पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ध्यान से समझना जो बता रहा हूँ, कि फोर्स होता है, फोर्स मतलब बल, बल का परिभाषा, ठीक है, हमें न्यूटन के किस नियम से पता चलता है, तो याद रखना बल का जो परिभाषा है वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से पता चलता है, परिभाषा दैट मींस डेफिनेशन। बट यही क्वेश्चन अगर पूछे कि बल का, ठीक है, जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो किस नियम से हमें पता चलता है, तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से। अच्छे से याद रखना, ये चीज आपको समझ के रखना है कि न्यूटन के सेकेंड लॉ से ही हमें बल का क्या मिलता है, फोर्स का हमें फॉर्मूला मिलता है। अब पहला जो लॉ है आपका न्यूटन का, अब ध्यान से समझना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं उसको, जड़त्व का नियम। और याद रखिएगा क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा, जो कि पूछा गया है कि जड़त्व का नियम सबसे पहले किसने दिया था, तो आपको याद रखना है गैलीलियो ने दिया था। इसलिए न्यूटन का जो पहला लॉ है, जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कि जिसको हम लोग जड़त्व का नियम बोलते हैं, उसको हम लोग गैलीलियो लॉ भी बोलते हैं, याद रखना। तो जड़त्व का नियम सबसे पहले किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। गैलीलियो का जो पहला लॉ है उसको और किस नाम से, आपका जो न्यूटन का जो पहला लॉ है उसको और किस नाम से जानते हैं, तो गैलीलियो लॉ के नाम से जाते हैं। और याद रखना यही गैलीलियो है, बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका स्पीड होता है, जो चाल होता है, उसको सबसे पहले डिफाइन किसने किया था, ठीक है, परिभाषित किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था। और गैलीलियो ने ही आपका टेलीस्कोप का भी डिस्कवर किया था। एक एक पॉइंट दिमाग में डालते जाना, ठीक है, तो ये समझ में आया। तो पहला लॉ जो है आपका इनर्शिया, इसको ही हम लोग गैलीलियो लॉ भी बोलते हैं। और गैलीलियो वही पर्सन है जिसने सबसे पहले स्पीड को, चाल को परिभाषित किया था। अब यहाँ याद रखना, इनर्शिया से 2-3 क्वेश्चन पूछा गया, मतलब जड़त्व से क्वेश्चन ये पूछा गया था, जो इनर्शिया है बेसिकली किस पे लगता है, किस पे एक्ट होता है, तो हमेशा याद रखना वो मास पे होता है, आपके द्रव्यमान पे होता है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा आपका इनर्शिया लगेगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर एक हैवी बॉल है, ठीक है, उसको अगर गुरकाओगे, ठीक है, तो वो बहुत दूर तक जाएगा। बट एक हल्का बॉल है, उसको थोड़ा सा गुरका दो, वहीं रह जाएगा। तो ये जड़त्व का नियम बोलता है। तो याद रखना इनर्शिया जो है हमेशा क्या लगता है, मास पे लगता है, द्रव्यमान पे लगता है। और इस इनर्शिया को सबसे पहले किसने डिफाइन किया था, गैलीलियो ने किया था। एक क्वेश्चन यहां से पक्का है कि आपको दिखेगा, ठीक है। और याद रखिएगा मास कभी चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है। क्या चेंज होता है, आपका भार, वेट चेंज होता है। याद रखिएगा मास यहां जितना है, आपका कहीं भी जाओगे मास उतना ही रहेगा, द्रव्यमान, बट आपका जो भार है, वेट है, वो कम ज्यादा होगा, ठीक है। अब न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, न्यूटन का थर्ड लॉ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैंने आपको बताया था न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप एक बल देते हो तो उसके ऑपोजिट में एक रिएक्शन बल आपका लगेगा। अगर आप मारते हो कहीं तो उसके ऑपोजिट में एक बल लगेगा। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था, सबसे पहला क्वेश्चन याद रखना कि जो रॉकेट होता है, रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ पे प्लस आपका लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, रेखीय संवेग के कंजर्वेशन पे काम करता है। तो लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्लस आपको याद रखना है, ठीक है, मोमेंटम मतलब होता है संवेग, ठीक है, इतना तो समझते हो, फिर इंग्लिश में कैसे स्कोर करोगे, ठीक है। तो रॉकेट किस पे काम करता है, तो लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और न्यूटन के थर्ड लॉ पे। अब याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया था न्यूटन के थर्ड लॉ पे, ठीक है, कि इक्वल, जब भी न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, क्या एक बॉडी पे लगता है, क्या दो बॉडी पे लगता है, इस टाइप से कुछ ऑप्शन दिए होंगे। तो याद रखिएगा न्यूटन का जो थर्ड लॉ है बेसिकली वो दो बॉडी पे लगेगा। मान लीजिए आपने ऐसा मारा, आपने ऐसा मारा, तो आपने तो एक्शन दिया इस पे, किसी चीज पे दिया, बट रिएक्शन किस पे मिल रहा है, आपका हाथ पे। तो याद रखिएगा न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है वो दो डिफरेंट बॉडी पे लगता है, ठीक है। इतना चीज यहां से क्लियर हुआ। अब कुछ ये फॉर्मूला याद रखें जो बिहार के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सबसे पहला है ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक, ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, दुनिया में हर एक बॉडी दूसरा बॉडी को अट्रैक्ट करता है, मतलब अपनी तरफ खींचता है। दुनिया में हर एक बॉडी दूसरे बॉडी को खींचता है, ये कौन बताता है, तो आपका न्यूटन का क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण। याद रखना ये फोर्स है, ये दो बॉडी का मास है, ये बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस होगा
वो आर मैंने लिख दिया, और जी आपको पता होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। इसका जो यूनिट है बार बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और एक ये तो कैपिटल जी हो गया, स्मॉल जी मतलब गुरुत्वाकर्षण त्वरण, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका भी फॉर्मूला याद रखिएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, और जी क्या है यहाँ ये वाला यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। याद रखना जी का जो वैल्यू होता है गुरुत्वाकर्षण त्वरण का, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप अर्थ पे हो, अर्थ के ऊपर जाओगे तभी भी जी का वैल्यू कमेगा, स्मॉल जी का वैल्यू कमेगा। अर्थ के अगर नीचे आओगे तभी भी जी का वैल्यू कमेगा। एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना। और ऊपर जाओगे तभी भी कमेगा, नीचे आओगे तभी भी कमेगा। और सेंटर में आपको याद रखना, सेंटर ऑफ अर्थ में क्या होगा, जी का वैल्यू 0 हो जाएगा। और अगर पोल पे जाओगे, ठीक है, मतलब ध्रुव पे जाओगे तो जी का वैल्यू बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आर का जो वैल्यू है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, आर का वैल्यू अगर मैं अर्थ ड्रॉ करता हूं तो ऊपर जाओगे तो आर का वैल्यू कम हो जाएगा, तो जी का वैल्यू बढ़ जाएगा। और इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, आपका जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि आर का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो याद रखना, जी का वैल्यू अगर अर्थ के ऊपर जाओगे तभी भी घटेगा, अर्थ के नीचे जाओगे तभी भी घटेगा, अर्थ के सेंटर में 0। जी का वैल्यू पोल पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इक्वेटर पे यहाँ मिनिमम हो जाएगा। ये सब याद रखना, सब चीज आपको करवाया हुआ है पहले भी। अब यहाँ देखिए, ग्रहों की गति का संचालन होता है। यहाँ पूछा कि ग्रहों की गति का जो संचालन होता है वो किस तरीके से होता है। देखिए, तो ग्रहों की जो गति का संचालन, मतलब ग्रह का जो संचालन हो रहा है, मान लीजिए सन बीच में और अर्थ उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो ये आखिर किसके नियम पे ये है। देखिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका केपलर लॉ। अब जल्दी से देखिए यहां से क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछे गए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको ये बताना है कि किसने बताया था, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, सबसे पहले ये किसने बताया था कि अर्थ जो है, ठीक है, सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो आप क्या बोलोगे, कोपरनिकस। क्या बोलोगे, कोपरनिकस। कोपरनिकस पहला साइंटिस्ट था जिसने ये बताया था कि अर्थ जो है, ठीक है, चारों ओर चक्कर लगाता है आपका सन का। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है, आपको पूछा जाएगा कि लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। जो प्लेनेटरी मोशन है, मतलब जो आपका ग्रह जो होता है, इसका जो गति है, ठीक है, मतलब लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, तो इसका जो सिद्धांत है, ठीक है, लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, लॉ मतलब आपका समझ गए होंगे, लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन किसने दिया था, तो आपको याद रखना ये दिया था आपका, किसने दिया था, तो ये आपका केपलर ने दिया था। तो फर्स्ट अर्थ कोपरनिकस ने बताया था कि सबसे पहले अर्थ जो है सन के, और लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन किसने दिया था, ठीक है, तो ये सिद्धांत जो दिया गया था, प्लेनेटरी मोशन का जो सिद्धांत दिया गया था, ये किसके द्वारा दिया गया था, केपलर के द्वारा दिया गया। अब यहाँ ध्यान से समझना, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। अब इसने 3 लॉ दिया था, बिहार पुलिस के सेम ये 2022 वाला, इससे पहले वाला जो हुआ था, सेम सेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका कौन सा लॉ था। देखिए, पहला लॉ इसने ये बताया था कि अगर सन बीच में है, ठीक है, तो इसके चारों ओर जो चक्कर लगाएगा, इसका जो पाथ होगा, ये जो पाथ है ये अंडाकार होगा, अंडे के अंडाकार पाथ में ये घूमेगा, मतलब इसका ऑर्बिट जो होगा क्या होगा, वो एलिप्टिकल होगा। एलिप्टिकल मतलब क्या होगा, अंडाकार होगा, पहला क्वेश्चन। और ये पहला लॉ था। दूसरा लॉ उसने क्या दिया था, उसने ये दिया था कि अगर सन यहाँ है, ठीक है, और पहला कंडीशन है, मान लीजिए कि अर्थ यहाँ है, और दूसरे कंडीशन में आपका अर्थ यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया और यहाँ से यहाँ तक का एरिया, क्योंकि ये एरिया एक पूरा हो गया, पूरा ये एक एरिया हो गया, तो ये दोनों एरिया इक्वल होगा। कब, जब इन दोनों में ट्रेवल करने के लिए दोनों का जो टाइम है वो इक्वल लिया होगा। मतलब उसने ये बताया था इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, मतलब अगर यहां से यहां ट्रेवल करने के लिए, इतना एरिया कवर करने के लिए, ठीक है, उसने अगर t1 टाइम लिया था और इतना एरिया कवर करने के लिए यहां उसने t1 टाइम लिया था, तो दोनों का एरिया हमेशा इक्वल होगा, मतलब इक्वल एरिया कवर करेगा इक्वल टाइम में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखेगा। ये दूसरा लॉ था। तीसरा लॉ उसने बताया था कि अगर इसका टाइम निकालना है, मतलब टाइम पीरियड निकालना है, समय निकालना है कि आखिर इसको कितना टाइम लगेगा इसको घूमने के लिए, ये तीसरा लॉ था। तो उसका सिंपल सा फंडा था कि टाइम अगर निकालना है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके आर क्यूब का। आर क्या था, तो ये रेडियस मान लीजिए, त्रिज्या मतलब सेमी मेजर एक्सिस का त्रिज्या आर। मान लीजिए ये सन है, यहां से यहां का डिस्टेंस मैंने 64 ले लिया, तो टाइम कितना होगा आपका, टी क्या होगा आर का, देखो आर, अभी इसको आप हटा दो, ठीक है। आप डायरेक्टली याद रखना कि t जो होता है डायरेक्टली आर क्यूब होता है, ठीक है, ये याद रखना। या आप डायरेक्टली इस तरीके से भी ले सकते हो कि मान लीजिए कि चलो इसको मैं सॉल्व
बाद में आपको करवाता हूँ। मतलब सिंपल है, देखो अगर यहाँ कुछ भी रखूँ, ठीक है, यहाँ कुछ भी रखो, आर का वैल्यू अगर मान लीजिए आपका 4 दिया हुआ है तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। बट मुझे टी का निकालना है, तो ये रूट है यहाँ, तो रूट अगर इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो सेमी मेजर एक्सिस अगर 4 दिया हुआ है तो आपका टाइम कितना आ जाएगा, आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, बहुत बेसिक सा है। तो पहला क्या था, अंडाकार में घूमेगा, दूसरा क्या था, इक्वल एरिया कवर करेगा इक्वल टाइम में, और तीसरा क्या था, उसका आवर्तकाल निकालने के लिए, टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या है, टी स्क्वायर इक्वल टू आर क्यूब, और आर क्या होगा, इसका रेडियस, सेमी मेजर एक्सिस होगा। ठीक है, यहाँ अब एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ तो केपलर बता दिया, न्यूटन मैंने आपको ऑलरेडी बता। अब देखो ये बॉयल्स लॉ क्या है। अब मैं जल्दी से आपको गैस लॉ करवा रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना, ठीक है, इसको मैंने डिटेल में पहले भी करवा रखा है। देखिए सबसे पहला गैस लॉ क्या था, बॉयल्स का लॉ सुना होगा आपने, उसके बाद चार्ल्स आपने सुना होगा, उसके बाद आप गे-लुसेक लॉ आपने पढ़ा होगा, उसके बाद जो अभी बीपीएससी में पूछा गया था एवोगाड्रो। देखिए सबसे पहले बॉयल्स लॉ क्या होता है, ये मैं गैस का बात कर रहा हूँ, एक गैस का बात कर रहा हूँ जो आइडियल गैस है। ठीक है, अब देखिए बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर मतलब होता है दाब। तो ये रिलेशन कहां से पता चलता है, आपका वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो ये आपको याद रखना है, मैंने ट्रिक बताया था, पी वी टी। पहला क्या होता है रिलेशन बॉयल्स लॉ में, तो आपका वॉल्यूम मतलब आयतन, वॉल्यूम और प्रेशर में रिलेशन होता है। तो बॉयल्स लॉ क्या बोलते हैं, भी जो होता है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका प्रेशर, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस अगर बढ़ेगा तो आपका प्रेशर घटेगा। ठीक है, और हमेशा याद रखना जब P और V में हम लोग रिलेशन निकालेंगे तो तीसरा वाला जो यूनिट होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, तो T यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट चार्ल्स लॉ क्या था, किसी भी गैस के लिए वॉल्यूम जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा क्या होगा, टेम्परेचर का, और इसमें क्या होगा V और T है तो क्या हो जाएगा, आपका जो P जो हो जाएगा यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा। और तीसरा मैंने आपको क्या बताया था, गे-लुसेक लॉ क्या होगा, फिर से P और T के बीच में रिलेशन होगा, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। और लास्ट में मैंने एवोगाड्रो लॉ आपको पढ़ाया था, तो एवोगाड्रो लॉ क्या होता है कि कोई भी अगर दो हम लोग कंटेनर लेते हैं, ठीक है, दो कंटेनर लेते हैं और अगर दोनों का वॉल्यूम अगर सेम है तो दोनों में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है, जो अणु है गैस का, वो भी सेम होगा। ये कौन बताता है, तो एवोगाड्रो लॉ। प्लीज ये सब चीज आपको करवाया हुआ है, ये सब आपके एग्जाम में छपेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए, मूली एक रूपांतरित है, जो मूली हम लोग खाते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में रेडिश बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, रेडिश बोलते हैं। आप जल्दी से देखिए, तो मूली जो है बेसिकली क्या है, एक ये जड़ है। ठीक है, आप ध्यान से देखो क्या क्या जड़ होता है, तो जैसे कि कैरोट हो गया, आपका कैरोट आपको पता है जिसमें कि सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है। गाजर एक जड़ है। मूली जिसको हम लोग रेडिश बोलते हैं, याद रखना इंग्लिश वर्ड, ठीक है, रेडिश बोलते हैं। ठीक है, और स्वीट पोटैटो जिसको हम लोग अलुआ बोलते हैं। तो आपका कैरोट हो गया, रेडिश हो गया, रेडिश मतलब मूली, ठीक है, और स्वीट पोटैटो मतलब अलुआ। तो ये तीनों जो है आपका जड़ है, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो तना क्या क्या होता है, पोटैटो मतलब आलू जो है एक तना है। जिंजर एंड टर्मेरिक, जिंजर मतलब अदरक, और जो आपका टर्मेरिक को हिंदी में बोलते हैं आपका हल्दी। ठीक है, तो आपका अदरक और हल्दी ये भी क्या है, आपका जिंजर और टर्मरिक क्या है, आपका क्या है, ये एक आपका तना है। उसके बाद गार्लिक, अब याद रखना लहसुन और प्याज भी एक तना है, हमेशा याद रखना। ठीक है, और आपका शुगर केन मतलब आपका जो ईख होता है वो भी एक तना है। अब जल्दी से मुझे कमेंट करो, जो शुगर केन है ये रबी क्रॉप है कि खरीफ क्रॉप है। अब याद रखना जो पोटैटो है किस टाइप का तना है, तो ट्यूबर मतलब होता है कंद। ठीक है, और जिंजर और जो आपका टर्मरिक किस टाइप का है, तो राइजोम टाइप का ये तना है। ठीक है, और ये जो आपका गार्लिक और ऑनियन है ये भी तना है, पर किस टाइप का, बल्ब, गोल गोल होता है ना बल्ब। तो याद रखना ये सब क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद है बर्फ में पानी पर क्यों तैरता है। सबको पता है बर्फ आखिर क्यों तैरता है, क्योंकि उसका क्या होता है, डेंसिटी, जो घनत्व है वो कम होता है। तो पानी बर्फ से ज्यादा गहरा होता है तो क्या है, बर्फ का घनत्व कम होता है, बी हो जाएगा। अब ध्यान से समझना बर्फ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहला जब क्वेश्चन पूछा गया था, जो बर्फ आप देखते होंगे बड़ा बड़ा बर्फ टूटता है, ठीक है, और वो फिर से तैरता रहता है, अंटार्कटिका ये सब में आप देखते होंगे, तो उसका कितना भाग हमको आंख से दिखाई देता है, याद रखना सिर्फ 1/10वां भाग ही ऊपर फ्लोट होता है, बाकी जितना होता है वो नीचे होता है। तो याद रखना बर्फ का कितना भाग तैरते हुए हमको दिखाई देता है, 1/10वां भाग। अब याद रखिएगा एक क्वेश्चन और, जब भी हम लोग इम्प्योरिटी मिलाएंगे, इम्प्योरिटी मतलब कुछ भी इम्प्योर, जैसे कि हम बर्फ में क्या मिला देते हैं, ठीक है, आप
जब खाते हो आइसक्रीम, ठीक है, पहले 2 रुपया वाला तो उसमें नमक नमक लगता है, तो नमक क्या है उसमें, बर्फ में एक इम्प्योरिटी का काम है जो इम्प्योर कर रहा है। अब याद रखना क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम लोग इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो क्वथनांक बिंदु पे क्या फर्क पड़ेगा और गलनांक बिंदु पे क्या फर्क पड़ेगा। तो याद रखना कि जो क्वथनांक बिंदु है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो हमेशा बढ़ जाएगा और जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो हमेशा घट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है, कि बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा, मतलब क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा और आपका गलनांक बिंदु घट जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि आपका जो देखते हो आइसक्रीम में नमक नमक थोड़ा फील होता है क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना। दूसरा याद रखना, लो डेंसिटी होता है इसलिए वो तैरता है। और एक चीज याद रखिएगा, अगर मैं एक ग्लास लेता हूँ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, उसमें अगर एक आइस क्यूब तैर रहा है, तो अगर आइस क्यूब पूरा क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, मतलब गल जाता है, तो कितना पानी उसमें उस ग्लास से बाहर निकलेगा। तो याद रखिएगा, ग्लास से पानी बाहर नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि जब हमने उसमें आइस क्यूब डाला होगा तो जितना पानी निकल सकता था वो पहले ही निकल जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि कोई भी पानी का जो लेवल है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा, पानी बाहर नहीं निकलेगा। तीसरा क्वेश्चन एक और पूछा क्या था कि अगर पानी है, सेम सब क्वेश्चन पूछेंगे, पानी है, पानी में आइस का जो टुकड़ा है वो तैर रहा है और दोनों का टेम्परेचर इक्वल है, मतलब पानी का टेम्परेचर और आइस का टेम्परेचर इक्वल है, तो फिर कितना देर लगेगा उस आइस को गलने के लिए। तो याद रखिएगा, आइस गलेगा ही नहीं क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। ठीक है, याद रखिए। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, ठीक है, कि जब भी हम लोग 2 आइस क्यूब को, ठीक है, 2 आइस क्यूब लेते हैं, क्यूब मतलब आपका घन, ठीक है, 2 आइस क्यूब को अगर हम लोग जोर से दबाते हैं तो वो चिपक जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग प्रेशर लगाएंगे तो उसका गलनांक बिंदु जो होगा घट जाएगा, जिसके कारण से वो चिपक जाता है। ना आपको किसी बुक में मिलेगा इतना लिखा हुआ, ठीक है, बस मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए, अब देखिए, वाष्पीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है। आप ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले यहां में क्या पूछा गया, वाष्पीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से क्या प्राप्त होता है। मैंने एक चीज आपको समझाया था कि फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन होता है, ठीक है, आप ध्यान से देखना, ठीक है, उसका जस्ट उल्टा रिएक्शन अगर आप करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले ये रिएक्शन आप याद रखना, ये है आपका प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन, अच्छे से याद रख लो। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, 6CO2 6H2O, उससे क्या होगा, यहाँ क्लोरोफिल होगा और सनलाइट होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, आपका ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6 और आपका ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, अब इसी चीज को यहाँ क्या बोला है कि वाष्पीय श्वसन में, वाष्पीय श्वसन में मतलब ऑक्सीजन का प्रेजेंस में, ठीक है, तो अगर ये आपका ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का विखंडन, ये आपका ग्लूकोज है और ये आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इसको यहां अगर लाना है तो क्या निकले, अगर इससे ये निकल रहा है तो इससे भी तो ये निकलेगा, तो ग्लूकोज का अगर विखंडन करते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला पॉइंट। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये है आपका फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन। 6CO2 6H2O, ठीक है, क्या मिलेगा आपको, ग्लूकोज मिलेगा और आपका ऑक्सीजन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जो ये ग्लूकोज है, ठीक है, इसको कौन सा एंजाइम, ठीक है, कौन सा ऐसा एंजाइम यूज करेंगे कि इसको हम लोग एल्कोहल में कन्वर्ट कर ले, पीने वाले एल्कोहल में। पीने वाले एल्कोहल में जब भी बोलता हूं तो मतलब क्या, इथेनॉल बोलना, मिथेनॉल कभी मत बोलना। मिथेनॉल क्या होता है, आपका जहरीला शराब होता है जो लोग पी के मर जाते हैं। तो बनेगा आपका इथेनॉल, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो जब भी ग्लूकोज से आपको कन्वर्ट करना है आपको पीने वाला दारू में, जिसमें हम लोग बोलते हैं इथेनॉल, या इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेन एल्कोहल, याद रखना यही वर्ड रहेगा, ग्रेन एल्कोहल। ठीक है, याद रखना। अब ये तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया कि जाइमस से होता है। ठीक है, अब याद रखना ग्लूकोज से हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन याद रखना कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें प्राथमिक प्रोडक्ट कौन सा होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है ग्लूकोज, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है, कि जो सबसे छोटा यूनिट होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो क्या होता है, तो ग्लूकोज। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, जो आपका जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, किस टाइप का होता है, तो ये मोनोसैकेराइड होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये सब चीज आपको समझ में आया। फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा बात की, इसको मैंने बहुत डिटेल में कराया, आपका हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ऐप पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ होता था, रेड कलर और आपका ब्लू कलर में, तो अभी दरोगा में पूछा गया था, रेड एंड ब्लू कलर में होता है। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, कि क्लोरोफिल में कौन सा मेटल मिलता है, तो मैग्नीशियम मिलता है।
तीसरा क्वेश्चन, किचन जो होता है, किचन ऑफ सेल किसको बोलते हैं, कोशिका का किचन किसको बोलते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं। और जो आपका ये जो रिएक्शन है किस टाइप का रिएक्शन होता है, इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, किसका ऑक्सीडेशन होता है, तो बोलिएगा H2O का ऑक्सीडेशन होता है और इसका रिडक्शन होता है, इसलिए इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण देखिए, रासायनिक परिवर्तन मतलब केमिकल जो रिएक्शन होता है उसका मतलब क्या होता है। देखिए एक होता है रासायनिक, ठीक है, और एक होता है रासायनिक परिवर्तन और एक होता है आपका भौतिक परिवर्तन। रासायनिक दैट मीन्स केमिकल और भौतिक दैट मीन्स फिजिकल। तो फिजिकल चेंज ऐसे चेंज होते हैं, ठीक है, जो वापस रिवर्सेबल होगा। जैसे कि मैंने आइस डाला, सॉरी मैंने वाटर डाला फ्रिज में और वो क्या बन गया, आपका आइस बन गया। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है, भौतिक चेंज है ये, ठीक है। इसको आप वापस फिर से आइस को बाहर निकालोगे तो ये फिर से क्या बन जाएगा, आपका वाटर बन जाएगा। बट जो केमिकल होता है वो वापस कभी चेंज नहीं होगा। जैसे कि आपका दही बनना, एक बार दही बन गया तो फिर से दही से क्या होगा, आपका दूध बन सकता है, नहीं बन सकता है, ठीक है। जैसे कि रस्ट लगना, जंग लग जाना, एक बार जंग लग गया तो फिर उस जंग से आप क्या, खत्म है, वो रिएक्शन हो चुका है, आप उसको फिर से लोहा नहीं बनाओगे, ठीक है। तो रस्ट लगना, जंग लगना। और याद रखना जंग का फॉर्मूला पूछा गया था दरोगा में, तो F2O3.XH2O छाप लेना ये, ठीक है, ये भी पूछा जाएगा। उसके बाद याद रखना जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो कोई चीज डाइजेस्ट हो गया, तो ये भी क्या है, आप डाइजेशन हो गया, आप फिर उससे खाना थोड़ी ना बना सकते, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका केमिकल चेंज हो गया। ये सब जो है आपका रासायनिक परिवर्तन है। और बर्निंग ऑफ पेपर, एक बार पेपर को आपने जला दिया तो फिर से उससे आप थोड़ी ना पेपर बना पाओगे। तो जो चीज वापस नहीं बन सकता वो केमिकल है, जो चीज वापस बन सकता है वो आपका फिजिकल है, ठीक है। जैसे कि चीनी का घोल देना, ठीक है, चीनी अगर घोल दोगे और फिर से चीनी, और आप चीनी को घोल दोगे तो चीनी पानी में घुल गया, बट उसका प्रोसेस है, आप फिर से चीनी उससे ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने प्रतिशत, आप ध्यान से सुना जो क्वेश्चन में बोलूंगा। सबसे पहले याद रखना नाइट्रोजन कितना है, 78% है नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन 21%, ये दोनों याद रखना। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है, कौन सा ऐसा इनर्ट गैस है जो अच्छी मात्रा में वायुमंडल में पाया जाता है, तो उसको आपको याद रखना है आर्गन, ठीक है। और कितना परसेंटेज होता है, तो 0.93, ठीक है, ये भी पूछा गया है। और याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, तो 0.03। और याद रखिएगा पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा गैस है, ठीक है, ऐसे तो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, बट जब अर्थक्वेक होता है तब उसका मात्रा बढ़ जाता है, तो क्या होता है, रेडॉन, याद रखिएगा। और स्ट्रेंजर गैस किसको बोलते हैं, तो जेनॉन को बोलते हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। याद रखिएगा सबसे पहले नाइट्रोजन का डिस्कवर किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड से 2-3 क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाता है। सबसे पहले फादर ऑफ न्यूक्लियस, फादर ऑफ न्यूक्लियस किसको बोला जाता है, तो रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड ने किस एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था, तो गोल्ड, याद रखना गोल्ड फॉइल, ठीक है, गोल्ड का फॉइल उसने यूज किया था। फॉइल मतलब वायर मान लो या सीट मान लो, ठीक है। तो गोल्ड याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस का ही है। और फादर ऑफ न्यूक्लियस बोला जाता है क्योंकि केंद्रक का इन्होंने एटम जो होता है, एटम का केंद्रक का इन्होंने डिस्कवर किया था। और याद रखिएगा अल्फा और बीटा का जो रेज निकलता है, जो आप देखते हो ना अल्फा बीटा गामा, आपने सुना होगा, तो अल्फा और बीटा जो निकलता है जब रेडियोधर्मिता होती है तो उसमें अल्फा और बीटा का डिस्कवरी भी रदरफोर्ड ने किया है। बट याद रखिएगा गामा का डिस्कवर किसने किया है, तो विलार्ड ने किया है। किसने किया है, विलार्ड, ये याद रखना, ठीक है। नाइट्रोजन पे आते हैं, सबसे पहले डाई एटॉमिक है। डाई एटॉमिक मतलब N2 के फॉर्म में मिलता है, कभी भी N के फॉर्म में आप नहीं नाइट्रोजन लिखते हो, हमेशा N2 लिखते हो, तो ये डाई एटॉमिक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा गैस है जो आग को एक बार आग लग गया तो उसको फैलने से रोकता है, तो उसका आपको याद रखना है नाइट्रोजन है, ठीक है। और अभी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोटीन को बनाने के लिए जो मेन कॉन्स्टिट्यूट है, जो मेन चीज है, ठीक है, वो कौन सा है, तो वो भी आपका नाइट्रोजन है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब ये देखिए प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि मतलब होता है इको, तो प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि हमें क्यों सुनाई देती है, ये आपका ऑप्शन है, ठीक है। प्रवर्तन मतलब होता है आपका रिफ्लेक्शन, ठीक है, और अपवर्तन मतलब होता है आपका रिफ्रैक्शन। तो प्रकाश मतलब लाइट, लाइट के आपको रिफ्लेक्शन के वजह से, या आपका साउंड के आपके रिफ्लेक्शन के वजह से, या आपका लाइट के रिफ्लेक्शन के वजह से, या आपका रेडियो तरंग के आपका रिफ्लेक्शन के वजह से, ये पूछा गया। सबसे पहले याद रखना ये जो होता है आपका क्यों होता है, प्रतिध्वनि क्यों होता है, तो आपका ध्वनि, ठीक है, ध्वनि के प्रवर्तन, प्रवर्तन मतलब होता है आपका रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब याद रखना जो आपका इको है जिसको हम लोग प्रतिध्वनि बोलते हैं, पहला क्वेश्चन कम से कम कितनी दूरी पे आप खड़े होगे ताकि आपको प्रतिध्वनि इको सुनाई दे, तो 17 मीटर या आपको 16.5 मीटर जो आपको
ऑप्शन में दिया हो, ठीक है। दूसरा, जो हमारा जो स्टेथोस्कोप होता है, स्टेथोस्कोप पता है ना, जो कान में डॉक्टर लगा के चेक करते हैं, जैसे आला जिसको आप बोलते हैं, उसको इंग्लिश वर्ड याद रखना, क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। और जो ब्लड प्रेशर नापते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पाइगनोमीटर, ठीक है। और जो हम लोग ग्लूकोज जो नापते हैं बॉडी का, उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोमीटर, ठीक है। ये सब याद रखना। एक आपने पढ़ा होगा एमआरआई। एमआरआई क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, याद रखना ये भी। तो स्टेथोस्कोप भी किस पे काम करता है, तो याद रखना ये ध्वनि के आपके रिफ्लेक्शन पे, प्रवर्तन पे काम करता है, याद रखना। और याद रखना कोई भी अगर ध्वनि, पहला तो याद रखोगे जो हमारा जो प्रतिध्वनि इको है किस पे काम करता है, तो रिफ्लेक्शन पे, ध्वनि के प्रवर्तन पे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कितने दूर कम से कम खड़ा होना होगा, तो 17 मीटर खड़ा होना होगा प्रतिध्वनि सुनने के लिए। हमारा जो स्टेथोस्कोप है, आला जो है किस पे काम करता है, तो ये भी प्रतिध्वनि पे ही काम करता है, दैट मींस रिफ्लेक्शन पे काम करता है। और कोई भी साउंड जो है हमारे मस्तिष्क में कितनी देर तक रहता है, तो 1/10 सेकेंड तक रहता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब यहाँ लाइट का बात है, जल्दी से थोड़ा लाइट। सबसे पहले लाइट का स्पीड जो होता है कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे ज्यादा ये कहाँ होगा, तो ये निर्वात में होगा, वैक्यूम में स्पीड इसका सबसे ज्यादा होगा। स्पीड ऑफ लाइट ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है, फिर से बताता हूँ, सब क्वेश्चंस आए हुए। स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, ठीक है, उसका इनवर्स रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, मतलब आपका अपवर्तांक जो होता है, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी का ज्यादा है तो उस मीडियम, वो मीडियम कितना होगा, वो मीडियम ज्यादा सघन होगा, डेट मीन्स वो मीडियम ज्यादा डेंसर होगा। तो हमेशा याद रखना स्पीड ऑफ का जो लाइट का जो रिलेशन है आपका, जितना ज्यादा मीडियम डेंसर होगा उतना स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, और जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तांक ज्यादा होगा। याद रखना ये सब चीज, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट किसने ये किया था, तो रोमर ने किया था। सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट किसने कैलकुलेट किया था, तो रोमर ने किया था। स्पीड ऑफ लाइट कैसा है, तो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी अच्छे से याद रखना। इसीलिए इसको वैक्यूम, इसलिए साउंड जो क्या है कि एक मैकेनिकल, यांत्रिक आपका वेव है, वो वैक्यूम में निर्वात में ट्रेवल नहीं कर सकता है। बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या है, आपका निर्वात में ट्रेवल कर सकता है। इसीलिए लाइट जो है ट्रेवल करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। चलो इतना रख देता हूँ, ये सब बहुत बार मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। सो फाइनली मैं यही बोलूंगा, ठीक है, इससे बेस्ट कुछ है। अगर सिलेक्शन चाहिए नीचे लिंक होगा, आप जुड़ जाइएगा। आपका मंडे से क्लास आपका स्टार्ट होगा, ठीक है, ये स्टार्ट होगा। वीडियोस डालना है, बस आपको वीडियोस डाले जाएंगे, आपको लिख लिख के बस याद कर लेना है, आपका सिलेक्शन निश्चित है। जो ये एक मंथ के लिए आपको मतलब स्टार्ट किया गया है, बस इस मंथ के लिए, मतलब जो 30+ दिन बचे हुए बिहार पुलिस के लिए हम टारगेट बैच है। और दरोगा का श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है, जिनको ज्वाइन करना है, श्योर मतलब श्योर। सो थैंक यू सो मच। किसी भी तरीके का डाउट होगा बताइएगा, बहुत मेहनत लगा है। इसी तरीके के वीडियोस के लिए आपका कमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर आप कमेंट करोगे तो वीडियो आएगा, अगर आप कमेंट नहीं करोगे, क्योंकि मुझे पता है इस लेवल पर कोई मेहनत नहीं कर रहा है, ना ही कोई कर सकता है, ये आपको भी पता है। जय हिंद।